सभी गुरुजनों को नमस्कार है। और आज हम जो है अपना सेकंड वीडियो ये नेतृत्व के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर बना रहे हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने नेतृत्व के गुण के बारे में और इसकी कार्यक्षेत्र इत्यादि के बारे में बहुत चर्चा की थी। बहुत सारे परिभाषाओं के अंदर भी हमने इनको देखा था। लेकिन अब नेतृत्व के कुछ सिद्धांतों के ऊपर बात कीजिए। देखिए, प्रश्न तो ज़्यादातर यहीं से आ रहे हैं। तो नेतृत्व का जो सिद्धांत है इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत है। और सिद्धांत जो शब्द है ना, वो एक अम्ब्रेला टर्म है ना। अम्ब्रेला टर्म है, मतलब ये बड़ा चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कुछ सिद्धांत है कि भाई इस तरीके से प्रभाव पड़ता है नेतृत्व के ऊपर। लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएंगे, फिर शैलियाँ आ जाएंगी। क्या, नेतृत्व की शैली आ जाएगी। मतलब एक अलग अलग तरीके के अलग अलग जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनकी अलग अलग शैली होती है। तो शैलियाँ जो होंगी सिद्धांत के अंदर कवर होती हैं, ठीक है ना। कोई मतलब ऑटोक्रेटिक होते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक होते हैं, कुछ जो आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी शैलियाँ हो जाएंगी। लेकिन बड़े जो सिद्धांत हैं उनमें देखिए सबसे बड़ा सिद्धांत आता है गुण का सिद्धांत, है ना। गुण का सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी जिसे कहते हैं। और ये क्या कहती है, ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण नहीं होते हैं। किसके, नेता बनने का गुण जो है एक जन्मजात क्वालिटी है, ठीक है ना। मैंने आपको पिछली बार भी बोली थी। और ये क्या है, पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये सही बैठती है, लेकिन नई डेफिनेशन के हिसाब से गलत बैठती है। लेकिन अभी आप समझिए, गुण थ्योरी कहती है कि यह एक जन्मजात गुण है और ये क्या है, विशेष व्यक्ति के अंदर ही पाया जाएगा। दूसरी बात ये क्या होगी, नेता जो होंगे जन्मजात होंगे और ये जो गुण होंगे ये समय के साथ बदलेंगे नहीं। ये तो जिस पे जैसे गुण हैं वैसे ही रहेंगे। कहने का मतलब ये कहा इसने कि आप इसको सीख नहीं सकते। यही तो कह रहे हैं ये आप इसको सीख नहीं सकते, ठीक है ना। अब कौन कौन से गुण होते हैं ये, तो इसको गिलेस्पी करके एक है, उन्होंने वर्गीकृत कर रखा था। तो देखो, दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको यहाँ से एमसीक्यूज टाइप के। गिलेस्पी ने इसका वर्गीकरण कर रखा है। तो गिलेस्पी क्या कह रहा है, कौन कौन से गुण होते हैं। एक तो ये कह रहा है इंटेलिजेंस का गुण होता है, ठीक है ना। इनिशिएटिव मतलब इनिशिएशन लेने का गुण होता है, ठीक है। और इंस्पेक्शन का गुण होता है, सुपरविजन का गुण होता है, ठीक है ना। ये 3 आई वाले गुण किसने, गिलेस्पी ने दे रखे हैं इसके गुण, ये याद रखना। तो ये इसके गुण हैं। लेकिन एक नेता जो होता है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है उसको देखिए। तो उसकी पर्सनैलिटी में ये 3 चीज़ें निकल करके आती हैं। एक तो वो मैच्योर होता है, मैच्योर। दूसरा, वो सेल्फ एश्योर्ड होता है, मतलब उसको ये नहीं है कि मतलब स्व आश्वासन होता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही कन्फ्यूज है किसी चीज़ पे और दूसरों को कह रहा है कि ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। उसको खुद आश्वस्त होना चाहिए, है ना। इसी के लिए एक वर्ड आता है ऐसे फिडेशन, ऐसा कुछ वर्ड आता है इसके लिए ना, सेल्फ एश्योरेंस के लिए। तो वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। तो इसके अलावा डिसिसिव मतलब निर्णायक होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो वो इफ़ एंड बट में ना लगा हुआ रहे। तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ इस तरीके के गुण होने चाहिए। और कैसे उसके अंदर रहता है, उसके अंदर इनर मोटिवेशन का भाव, अंतः प्रेरणा का भाव होता है। सोशल मैच्योरिटी है, जिसे हम सामाजिक परिपक्वता कह सकते हैं, इसका गुण भी उसके अंदर होता है। और ह्यूमन रिलेशन का एटीट्यूड होता है। इंटेलिजेंस तो मैंने आपको बताई दिया। तो कुल मिलाकर के ये गुण है इसके अंदर जो मैंने आपको बताए, इनिशिएशन, इंटेलिजेंस, इंस्पेक्शन। 3 तो आई बताए मैंने आपको, ह्यूमन रिलेशन, इनर मोटिवेशन और सोशल मैच्योरिटी। इनको गुणों को आप इसके अंदर ला सकते हैं। अब इसकी गुण तो है, लेकिन इस गुण की कुछ आज आलोचनाएं हैं। इस गुण थ्योरी की क्या है, कुछ आलोचना है। पहली आलोचना तो यह है कि ये गुण, जैसे इन्होंने 3-4 गुण बताए हमें, ऐसे बहुत सारे गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो गुणों की अगर सूची बनाने लगेंगे तो ये तो एक बहुत लंबी सूची हो जाएगी। तो ये सूची बहुत लंबी भी हो जाएगी और ये गुण किसी ना किसी में कहीं ना कहीं तो पाए जाएंगे ना भाई। एक गुण या 2 गुण या 10 गुण तो किसी ना किसी में पाए जाएंगे। तो अब तो हर कोई नेता हो गया, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि उसको जन्मजात नेता है। तो ये एक मतलब इसकी एक बड़ी आलोचना है। या फिर ये बोला इन्होंने कि एक कोई सार्वभौमिक डेफिनेशन नहीं है कौन से गुण इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है ना। गुण थ्योरी दे तो दी उन्होंने, पर यह भी नहीं बताया कि कौन कौन से गुण और इसके अलावा कोई गुण नहीं मान्य होगा। तो ऐसे कोई सार्वभौमिक गुण नहीं है और ये एक मतभेद वाला सा विषय हो जाता है, ठीक है ना। एक बात और भी है कि इन गुणों का मापन करना भी बहुत मुश्किल है। भाई दोनों पे गुण है, मगर किस पे ज़्यादा किस पे कम है, इसका मतलब कौन अच्छा नेता है कौन बुरा नेता है। तो इसको मापना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई उपकरण भी उपस्थित नहीं है ना, कैसे मापेंगे हम, ये उपकरण भी उपस्थित नहीं है। हालांकि लीडरशिप की जो एबिलिटी है उसको मापा जाता है, बाद में अभी बताएंगे हम आपको कि मापा भी जाता है। लेकिन इसके बारे में कहा गया कि कौन कौन सा गुण है, एक गुण के ऊपर किसी 2 आदमियों को कैसे मापा जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। केवल अच्छा, दूसरी बात कि फिर बाद में इनका निकल कर क्या है कि गुण ही नहीं, परिस्थिति व व्यवहार बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो गुण नहीं,
व्यवहार, इस बात को जो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, तो गुण नहीं व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माना गया और यही ज़्यादा नेतृत्व को प्रभावित करने वाला कारण है। तो एक प्रश्न जब पूछा जाएगा कि नेतृत्व को प्रभावित करने वाला, सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है, प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो गुण और व्यवहार दोनों देखे होंगे, तो आपने व्यवहार को टिक मारना है। अब आप ये बात ध्यान रखना। तो व्यवहार को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया है। तो अगला सिद्धांत आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत या व्यवहार के ऊपर सिद्धांत, ठीक है ना। तो अभी तक जो गुण थ्योरी पढ़ी हमने, गुण की ट्रेट थ्योरी पढ़ी, वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि नेता कैसा है, ठीक है ना, नेता का गुण क्या है, क्या क्या गुण है भाई आपके अंदर जो आप नेता कहला रहे हो अपने को। तो नेता कैसा है ये तो गुण थ्योरी कहती है, लेकिन नेता क्या करता है वो क्या बोलता है, वो व्यवहार की थ्योरी बोलती है, ठीक है ना। व्यवहार की थ्योरी क्या बताती है कि नेता क्या करता है। तो इसलिए नेता के गुणों से अधिक उसके व्यवहार से क्या होता है, नेतृत्व झलकता है। ये बात भी यहाँ पे कोट की जाती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेताओं की क्या, नेता कैसा होना चाहिए, ये कह रहा है इसकी गयात्मकता होनी चाहिए उसके अंदर। गयात्मकता मतलब डायनामिक होना चाहिए एक आदमी, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि उसको केवल एक ही, वो कह रहा है जी साहब मेरे को एक ही बारे में पता है बस और कुछ पता नहीं, तो तू नेता क्यों बन गया यार, ठीक है ना। एक टीम का कैप्टन है तो वो बॉलर भी होना चाहिए, बैट्समैन भी, मतलब हो सके तो उसको सबकी क्वालिटी होनी चाहिए। एक प्रधानाचार्य है तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं अंग्रेजी का प्रधानाचार्य हूँ, पर मुझे हिंदी भी नहीं आती। उसको लगभग सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी दखल होनी चाहिए, ठीक है ना। गयात्मकता मतलब एक तो वर्सेटिलिटी इसके अंदर ला गए हम, और एक डायनामिकनेस लेकर के आ गए। तो इस बात को भी आप जरा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक बिंदु और लिख दिया हमने कि नेता धीरे धीरे सीखता है। नेता सीखता है, नेता पैदा नहीं होता, नेता तो सीखता है। तो इस बात को भी हमने ध्यान रखना है। अब एक बात देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे परीक्षण हुए हैं, ठीक है ना, कि व्यवहार सिद्धांत के पक्ष में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाके पता चला कि व्यवहार सिद्धांत एक बहुत मतलब इफेक्टिव और ज़रूरी सिद्धांत है इसके नेतृत्व को मतलब डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो एक अध्ययन जो हो रखा है वो है मिशिगन का अध्ययन। कोई यूनिवर्सिटी है अमेरिका में ऑब्वियसली, तो इसका नाम है मिशिगन यूनिवर्सिटी। इसमें जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि 2 प्रकार के नेता होंगे। एक तो होगा कर्मचारी केंद्रित नेता, जो कि किसके बारे में बात करेगा, कर्मचारी के बारे में बात करेगा, जो क्या कहेगा कि कर्मचारी मनुष्य है, अरे कर्मचारी क्या है, आदमी है। दूसरा वाला उत्पादन केंद्रित बात करेगा, वो क्या कहेगा, कर्मचारी को छोड़ो, उत्पादन ही बहुत जरूरी है। तो कर्मचारी को न ध्यान देते हुए वो उत्पादन की तरफ ध्यान केंद्रित करेगा और बोलेगा कि कर्मचारी एक उत्पादन का यंत्र है, उत्पादन करने के लिए वो एक मशीन की तरह काम होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसके बाद इस अध्ययन से बाद में पता चला, जब इसके रिजल्ट्स निकल करके आए तो पता चला कि जो कर्मचारी परक नेतृत्व शैली है वो अच्छी शैली है। ऐसे नेता जो कि कर्मचारी केंद्रित ध्यान देते हैं उनको उत्तम नेता माना गया। मतलब सर्वे वगैरह करा करके उन्होंने बोला होगा किसका बॉस अच्छा है, कौन अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन सी टीम, तो तब उन्होंने पाया। दूसरी ओहियो यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट हुए हैं। ओहियो यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 2 तरीके के नेताओं को पाया गया। एक तो व्यवस्था प्रधान नेता, कैसा, व्यवस्था प्रधान, जिसको कहीं पे भी लेके जाओ जैसी व्यवस्था देखेगा वैसे ही काम कराना शुरू कर देगा, ठीक है ना। जैसा मैनेजर है, अभी आज प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहा तो कोई बात नहीं, कल दवाई की फैक्ट्री में काम करेगा तो दवाई की SOP के हिसाब से काम करने लग जाएगा। तो उसे बोलते हैं व्यवस्था प्रधान नेता, जो व्यवस्था के आधार पर नेतृत्व करता है। और व्यक्ति प्रधान नेता कौन होगा, जो अपने व्यक्तित्व के आधार पर काम करेगा, क्या, अपने व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व करेगा। ये दोनों शैलियाँ कहाँ से आई, ये दोनों शैलियाँ ओहियो यूनिवर्सिटी के परीक्षण से आई, ठीक है ना। तो व्यक्ति प्रधान क्या होगा, जो अपने हिसाब से काम करवाएगा कि भाई मैं देखो इन सब चीज़ों से मैं वो नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बाकी काम आपको उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि बढ़ाओ, लेकिन अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति प्रधान, व्यक्तित्व प्रधान भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, ये दोनों की दोनों शैलियाँ जो बनी हुई हैं, इनमें 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर और एक कंसिडरेशन, या महत्व और ढांचा। इन दोनों को क्या है, तो ये दोनों व्यवहार जो हैं इनके ऊपर अध्ययन हुए हैं और इनसे ही जानकारी निकली है कि कौन नेता किस समय अच्छा प्रभावशील काम कर पाता है, कौन नहीं कर पाया। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ओहियो यूनिवर्सिटी परीक्षण में। किन चीज़ों को महत्व दिया गया है, किन एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा स्टडी की गई है, तो ढांचा और महत्व, इनका ध्यान रखना आप, ढांचा व महत्व, ठीक है। मैं आपको इसी बीच बता दूं कि आप लोगों ने संभवतः पढ़ लिया होगा इन सब चीज़ों को। तो एक ऐसे स्टडी पॉइंट वाले जिन्होंने मुझे अप्रोच किया ही है, उन्होंने मेरे को 8979904843 इस नंबर पे उन्होंने कहा है कि अगर कोई
इससे संबंधित एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जो उनकी एमसीक्यू की सीरीज़ है, 3200 एमसीक्यूज़ वो डील कर रहे हैं। तो एमसीक्यू की सीरीज़ लेने में अथवा इसके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह या फिर स्टडी मटेरियल है जो लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने अंतिम स्तर की जो तैयारी है इसमें सब तरीके से हाथ पांव मारने हैं, क्योंकि एक एक दो दो नंबर भी कभी कभी डिफरेंसेस ले आते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही है कि जब आपने इतना तक पढ़ लिया है तो अब आप बचे हुए एक महीने में किसी भी तरीके की कसर न छोड़ें, क्योंकि प्रधानाचार्य एक बहुत बड़ी पोस्ट है और आप लोग लगभग उसके लिए 80% तो निकल चुके हैं। तो 20% एक महीना का गेम है, तो अब आप इसको क्यों ढील दें। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी आगे बढ़ता हूँ। परिस्थिति परक सिद्धांत, ठीक है जी। अब परिस्थिति परक सिद्धांत क्या कहता है कि एक नेता जो होगा वो अलग अलग परिस्थितियों को अपनाने में लचीला होना चाहिए। परिस्थिति परक सिद्धांत कहता है नेता वही है जो कि परिस्थितियों के अनुसार ढल भी जाए। ऐसा ना हो वो स्टबन हो, स्टबन मतलब हट्टी टाइप का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टबन वर्ड आता है, फास्टिडियस वर्ड आता है इंग्लिश में, इंग्लिश भी आपके पास, तो ये कुछ वर्ड आप सीखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो परिस्थिति परक सिद्धांत क्या कहता है कि परिस्थितियों को अपनाने में लचीलापन जिसका गुण होगा वो नेता सफल होगा, प्रभावी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे नेताओं के उन्होंने क्या बताया, जो नेता को नेता बनाने के ऊपर परिस्थितियां काम करती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जो नेता को नेता बनाने का काम करती हैं। तो उसने बोला कि नेता को एक तो व्यक्तित्व जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मतलब उसकी एक परिस्थिति है। कार्य, जिस कार्य को उसको सौंपा गया है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। जो शक्तियां उसको दी गई हैं, जो उसकी अभिवृत्तियां हैं और जो उसका प्रत्यक्षीकरण है। क्या बोला मैंने? अभिवृत्तियां, प्रत्यक्षीकरण, कार्य, शक्तियां और एक और बोला मैंने व्यक्तित्व। ये 5 बिंदु नेतृत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, ठीक है ना जी। तो इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए इन 5 बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में लिख देंगे और इसके हिसाब से आप देखेंगे कि ज़्यादातर सिद्धांत इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो बने हुए हैं, व्यक्तित्व के ऊपर बने हुए हैं, या वो कौन सा कार्य कर रहा है या उसको क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं, इनके ऊपर ही मतलब ज़्यादातर सिद्धांत भी बने हुए हैं। तो ऐसा ही एक सिद्धांत देखते हैं, फील्डर की प्रासंगिकता का सिद्धांत। क्या? फील्डर की प्रासंगिकता का सिद्धांत। अब प्रासंगिकता के लिए वर्ड आता है इंग्लिश में रेलेवेंस, ठीक है ना, प्रासंगिकता बोलते हैं उसको। तो नेताओं की सफलता परिस्थिति परक चरों पर निर्भर करती है, ये इस सिद्धांत का थीम लाइन है। क्या? कि नेताओं की जो सफलता है वो परिस्थिति परक चरों पर निर्भर करती है। ये फील्डर ने जो प्रासंगिकता सिद्धांत दिया, इसकी वन लाइनर वो है, मतलब इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी कुछ, इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं के अंदर आता है कि कौन सी शैलियाँ इसके अंदर आ रही हैं। तो एक तो नेतृत्व की शैलियाँ आती हैं, ठीक है ना। तो नेतृत्व में भी मैंने अभी बताया कि नेतृत्व की शैली में एक तो कार्य प्रधान शैली इसके अंदर आ रही है, और एक आ रही है इसके अंदर कौन सी वाली शैली, एक आ रही है इसके संबंध प्रधान शैली, ठीक है ना। तो कार्य प्रधान और संबंध प्रधान 2 तरीके की शैलियाँ इस फील्डर की प्रासंगिकता के सिद्धांत से बन रही हैं। और दूसरा है इसके अंदर एक समूह कार्य परिस्थिति के ऊपर भी इन्होंने कुछ बताया है कि इन शैलियों पर उस संस्थागत जो कार्य निष्पादन है उनके लिए सहायक होती हैं। तो ये कुछ बातें इसने बोली थी। खैर, इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। एक तो ये आलोचना हुई है इसकी कि इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं निकल करके आता है ना, कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है इसका, जो ये शैलियाँ जो इसके अंदर बनी हुई हैं। और दूसरा, इसमें थोड़ी जटिलता भी इन्होंने पाई है, तो ये इसकी कमियों के रूप में उजागर होकर के आई हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हरेक व ब्लैंचर्ड का परिस्थिति परक सिद्धांत, ठीक है ना। परिस्थिति परक सिद्धांत, जो परिस्थितियों के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम, तो परिस्थिति परक सिद्धांत के ऊपर हरेक व ब्लैंचर्ड का परिस्थिति परक सिद्धांत है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि परिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ब्लैंचर्ड ने। और याद रखना, इसी को एक और सिद्धांत बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत। नीचे लिखा हुआ है नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत, भी इसी को बोलते हैं। तो दोनों के हरेक व ब्लैंचर्ड, या एक का भी नाम आता तब भी आपने मारना है, तो इसको एक बार ये ध्यान में रख लेंगे आप। इसके बाद आप आगे देखें, वही बात कह रहा है, अलग अलग परिस्थितियों में कभी प्रभावी हो जाता है नेतृत्व और कभी अप्रभावी हो जाता है। देखो, कई नेता तो वहाँ जाकर के फेल हो जाते हैं उस लेवल पे जाकर के, और दूसरा लेवल होता तो वो पास हो जाते, है ना भाई। देखो, राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी तो देखो यहाँ पे जो है हमारे सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल फेल आदमी, हालांकि पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ आकर के फेल हुआ कि नहीं हुआ। और लालू यादव जो है इतनी ख्याति प्राप्त कर गया, बिल्कुल अंगूठा छाप आदमी था,
ठीक है ना। तो अब आप मान सकते हो कि पप्पू कौन रहा होगा, लालू यादव तो रहा होगा। अब पढ़ा लिखा आदमी, अगर आप उससे इंटेलेक्चुअल बात करो, उसके फील्ड की बात करो, तो क्या पता अपने फील्ड में वो ठीक ठाक बोल भी दे राहुल गांधी। लेकिन उसको एक ऐसी जगह लेकर के आ गए जहाँ के लिए वो बेचारा बना हुआ नहीं है, ट्रेनिंग ले ली उसने कुछ और, काम कर रहा है वो कुछ और। तो अलग अलग परिस्थितियों में कभी प्रभावी हो जाते हैं ये लोग, कभी अप्रभावी हो जाते हैं नेता। नेता भी ऐसा नहीं है कि जो हमेशा ही प्रभावशाली होगा। हालांकि क्या कहा उसने कि नेता ऐसा होना चाहिए जो कि लचीला, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से लचीला हो जाना चाहिए। तो सार्वभौमिक नेतागिरी की तो उसी वो डेफिनेशन वही कवर करेगा। लेकिन फिर भी इसमें ये बता रखा है कि परिस्थितियां ही किसी को प्रभावी और अप्रभावी बनाती है, ये बात, ठीक है ना। अगली बात ये क्या क्या कह रहा है, परिस्थितियां नेता की शैली को भी प्रभावित करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, नेता की शैली को तो परिस्थितियां ही प्रभावित करेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर का ये भी कह रहा है ये कि एक तो सदस्यों की परिपक्वता और परीक्षण, लिखा हो ना, प्रशिक्षण है ये। सदस्यों की परिपक्वता और प्रशिक्षण, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह सिद्धांत ये मानता है कि नेतृत्व तब प्रभावी या अप्रभावी होगा। एक तो नेता के ऊपर बात कही इसने, ठीक है ना, कि वो किसी परिस्थिति में तो प्रभावी होगा पर किसी परिस्थिति में अप्रभावी भी हो सकता है। तो परिस्थिति कैसे, सदस्यों की अगर परिपक्वता है या प्रशिक्षण ठीक ठाक है, तो ये भी एक कुछ परिस्थितियां हैं जिनके कारण प्रभावी या अप्रभावी नेतृत्व हो सकता है, ठीक है। इसकी मगर कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचना क्या कहती हैं कि परिस्थिति से जुड़े हुए आयामों के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है ना, मगर इन्होंने ये स्पष्ट नहीं करा, ठीक है ना। तो परिस्थितियों के जो आयाम हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि सदस्यों की परिपक्वता से तो जुड़ा हुआ है ये नेतृत्व, लेकिन सदस्यों की परिपक्वता का स्तर भी तो अलग अलग हो सकता है। तो अब इसके बारे में फिर मतलब कहीं ना कहीं जाकर के ये भी, हर थ्योरी किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, लेकिन किसी परिस्थिति, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में उसके पास एक्सप्लेनेशंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें इन परिस्थितियों के साथ, इनके साथ आती हैं, थ्योरियों के सिद्धांतों के साथ। अच्छा, अब है ब्रूम या तथा येटन का मानकीय प्रासंगिकता सिद्धांत। ब्रूम तथा येटन का मानकीय प्रासंगिकता सिद्धांत। तो पहला आंसर तो देखो यही आता जा रहा है जी। ब्रूम और येटन ने किसका सिद्धांत दिया, तो मानकीय प्रासंगिकता का। अब मानकीय प्रासंगिकता का दिया तो सीधी सी बात है, कोई मानक होंगे ना। तो मानक है तो किसी विशेष परिस्थिति में एक नेता का व्यवहार किन्हीं मानकों के अनुसार ही होना चाहिए, तभी वह प्रासंगिकता आती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब क्या क्या कैसे कैसे शैलियाँ इसके अंदर आई हैं, 3 शैलियाँ इसके अंदर आई है। एक तो तानाशाही की शैली इसके अंदर आई है, ठीक है ना, तानाशाही की शैली या ब्यूरोक्रेट की शैली बोल सकते हैं इसको, एक परामर्शवादी और एक समूह प्रक्रिया। तो तानाशाह की शैली जो है इसके अंदर वो क्या कह रही है कि नेता सदस्यों से सूचना प्राप्त करता है, समझ गए। नेता क्या करता है, सूचना सदस्यों से प्राप्त करता है लेकिन निर्णय खुद लेता है। दूसरा परामर्शवादिता क्या है, वह सूचना तो प्राप्त करता है मगर कुछ मुख्य लोगों को उसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी फ्री छोड़ देता है कि चलो तुम चर्चा भी करो, तब जो है रिजल्ट मैं ले लूँगा, मतलब डिसीजन मैं ले लूँगा। और समूह प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, वो कहता है चर्चा भी तुम करो और डिसीजन भी तुम लो, मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बना देगा वो। नेता क्या होगा, नेता एक समिति बना देगा और समिति ही इसके ऊपर डिसीजन लेगी। नेता ये सोच करके चल रहा है कि भाई हमेशा मैं ही सही नहीं हो सकता, भाई कहीं अलग सिचुएशन है तो लोगों को मैं लेके आऊँ, एक्सपर्ट का एक कोरम बनाऊँ और उस कोरम को डिसीजन लेने दूँ। तो आप कोरम वर्ड भी सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कोरम मतलब जब सारे लोग उपस्थित हों, मतलब लगभग सारे लोगों की गुट को बोलते हैं कोरम, ठीक है। तो तानाशाही वाले में वो सुन भी लेगा अगर किसी से तो निर्णय खुद लेगा। परामर्शवादिता में वो लोगों को बोलने का पर्याप्त अवसर देता है लेकिन निर्णय खुद लेता है। और समूह प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, वह क्या करता है, वह सभी लोगों को कहता है कि तुम चर्चा करो, डिसीजन भी तुम ही लो। तो ये समूह प्रक्रिया के अंदर आता है, ठीक है ना। इसके बाद मार्ग लक्ष्य सिद्धांत है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये बदलती रहती है, निर्णय लेने की जो शैली है परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है मार्ग लक्ष्य सिद्धांत। तो सीधी सी बात है, ये किसने दी, आरजे हाउस ने दी। मार्ग लक्ष्य सिद्धांत आरजे हाउस ने दिया। और एक और सिद्धांत दिया चमत्कार का, कैरिस्मेटिक थ्योरी भी आरजे हाउस ने दी। तो ये दोनों थ्योरीज किसने दे रखी है, आरजे हाउस ने दे रखी है। एक बात तो ये याद रखना। अगली बात याद रखना कि ये जो मार्ग लक्ष्य सिद्धांत है इसमें क्या कह रहा है, ये नेताओं को सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरस्कार प्राप्ति हेतु प्रेरित करना चाहिए। मतलब उनको कहना चाहिए ये लक्ष्य जो है ये तुम्हारे पुरस्कार के रूप में, मतलब जब तुम वहाँ तक पहुँचोगे तो तुम्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मार्ग लक्ष्य सिद्धांत, तभी आदमी उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, ये कह रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात इसने क्या कही, इससे सदस्यों के जो विचार में दुविधा या विरोधाभास होता है वो खत्म हो जाता है। तो आदमी के दिमाग में दुविधा है
है ना, मतलब दुविधा है कि भाई इस काम को हमें ऐसे ही करना है कि नहीं करना है, तो मतलब उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है नेता के इस स्टेटमेंट से, उसको क्या मिल जाती है, एक डायरेक्शन से मिल जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है मार्ग लक्ष्य सिद्धांत का, ठीक है ना। और इसके में क्या बोल रहा है ये, इस प्रकार से नेता जो प्रेरणा प्रक्रिया कर रहा है उससे वो सदस्यों से जुड़ता है, किसके रूप में, एक सहयोगी के रूप में जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है, निर्देशक के, सहभागी के, उपलब्धि परक के, ठीक है ना। तो इस रूप में क्या करता है, नेता अपने सहयोगियों से जुड़ता है, सहयोगी के रूप में, निर्देशक के रूप में, सहभागी के रूप में, और साथ साथ उपलब्धि परक का मतलब चुनौतीपूर्ण जो परिस्थितियां हैं उसमें मतलब कैसे काम करना है उसके ऊपर वो जुड़ता है। इसके बाद मैंने आपको बोली करिश्मेटिक थ्योरी। करिश्मेटिक थ्योरी क्या कहती है कि नेता एक करिश्माई चीज़ है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बड़ी करिश्माई है। आरजे हाउस ने ही दे रखा ये, मगर ये क्या कह रहा है कि नेता एक कैसा है, करिश्मेटिक आदमी है, ठीक है। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, ठीक है, उसकी हाई एक्सपेक्टेशन है और आइडियोलॉजिकल विजन है। मतलब वो लोगों को बोलता है तो लोग, जैसे हम नहीं दिखाते कि हमें नहीं दिखाते कि बाबा के कहने पे लोगों ने क्या से क्या कर दिया अपने जीवन में, ठीक है, मरी गए, आंख बंद करके अंधों की तरह उस पर विश्वास कर दिया। तो ये सारी करिश्मेटिक थ्योरी के अंदर आती है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है करिश्मेटिक थ्योरी के अंदर किस तरीके के नेता की शैली आती है, ठीक है ना। तो वो कैसा होता है, वो मतलब उसके अंधाधुंध भक्त होते हैं, मतलब उसके भक्तों की भी मतलब क्वालिटी ये है कि वो आंख अंध भक्त होंगे जैसे कहेंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को कैरिस्मेटिक थ्योरी के अंदर अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैंने इसमें देखिए बहुत विशेष तरीके से ये लिखा हुआ है कि आप इसमें नोट्स में ये डालें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को आप पढ़ते जाएं, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए नेतृत्व, व्यक्तिगत गुण है, एक बात ये ध्यान रखना। तरीका इसका कैसा होना चाहिए पढ़ाने का, मतलब नेतृत्व करने का, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। ये प्रश्न मतलब अगर ये आंसर आ रहा है तो तब आपने ये आंसर को टिक करना है, तब ये ध्यान रखना। ये नेतृत्व क्या है, कला और विज्ञान का समागम है, ठीक है। नेता क्या है, संयोजक की कड़ी के रूप में काम कर रहा है। गुण सिद्धांत क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये गुण सिद्धांत को ग्रेट मैन थ्योरी भी कहते हैं। ट्रेट थ्योरी तो मैंने वर्ड यूज़ किया ही था। ये ऑर्डवे टेड एंड चेस्टर बर्नार्ड, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देखी, ये ध्यान रखना। गुण नहीं व्यवहार होना चाहिए नेता के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। मानकीय प्रासंगिकता का सिद्धांत ब्रूम व येटन ने दिया, ये याद रखना। मार्ग लक्ष्य निर्धारण, ये आरजे हाउस ने। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो मैंने दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप पेपर में जरूर पाएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके लिए MCQ की जो सीरीज इन्होंने लॉन्च की हुई है, जो इसको भी एक बार आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है, आप उस नंबर पर फ़ोन करके उन लोगों से इससे कंसल्ट कर लीजिए, मैटर देख लीजिए, अगर रेलेवेंट है तो ले भी सकते हैं आप। तो आप इसके ऊपर ध्यान देंगे ताकि ये वन लाइनर के रूप में, MCQs के रूप में भी हम लोगों को लगातार हम पढ़ते रहें। ताकि MCQs पढ़ने से क्या होता है, हम बचे हुए ऑप्शंस को हटाने, मतलब एलिमिनेशन की प्रक्रिया मतलब तेज होती है हमारे दिमाग में, ठीक है ना। तो MCQs पढ़ना भी जरूरी है। थ्योरी ऐसे कहानी पढ़नी भी जरूरी है। कहानी पढ़ने से क्या कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन उसके बाद MCQs को करना अति आवश्यक है। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोगों का अब चल रहा है, MCQs को छोड़ना इसमें बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है। प्रासंगिकता का सिद्धांत फिल्डर ने दिया है, फिडलर, ठीक है ना। स्थिति परक सिद्धांत हरेक व ब्लैंचर्ड ने दिया है, इसको भी ध्यान, परिस्थिति जन्य भी बोलते हैं इसको। कैरिस्मेटिक थ्योरी आरजे हाउस ने दी है। नेतृत्व विकल्प सिद्धांत कैर जर्मियर ने दिया है। ये मैंने आपको डिस्कस तो नहीं किया नेतृत्व विकल्प सिद्धांत, लेकिन ये क्वेश्चन आ रखा है, 2-4 जगह देख लिया मैंने, ठीक है ना। कैर जेरमियर इसने दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए कुछ क्वेश्चनों के मतलब जो है क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं। ये आ रखा है इसमें क्वेश्चन कि नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व का मुख्य गुण है। प्रभावी नेतृत्व का क्या मुख्य गुण है जी, तो आप अपने दिमाग से सोच करके इसका आंसर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये दूरदृष्टि व प्रेरणा जो है ये इसका गुण है। बाकी 3 गुण कैसे हैं, नेगेटिव है। अरे प्रभावी नेतृत्व मतलब अच्छा नेतृत्व, अच्छे के लिए अच्छा ही तो ऑप्शन ढूंढोगे। सूक्ष्म प्रबंधन मतलब कम, है ना, जिसका जो सूक्ष्म, जो नैरो थिंकिंग है जिसकी, वो एक अच्छा प्रभावी नेतृत्व थोड़ी हो सकता है। तो बी वाला दूरदृष्टि व प्रेरणा, यही इसका अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर इसको पढ़ना। और आप देखना अधीनस्थों में नियंत्रण नेतृत्व का गुण नहीं है, सहयोग इसमें नेतृत्व
नेतृत्व का गुण है क्या है? सहयोग। और सहयोग इनमें कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन डी में आ रहा है, दूसरों को सशक्त बनाना। याद रखना, नेतृत्व में भी दूसरों को सशक्त बनाना होता है। और डिसिप्लिन वर्ड अगर आ जाए तो वो अपने अंदर लाना होता है। डिसिप्लिन बच्चों पे नहीं लाना। आप याद रखना, जब भी ऑप्शन आएंगे आप सोचोगे कि डिसिप्लिन का मतलब बच्चों को सुधारना, चाहे मार पीट के, चाहे कैसे भी, चाहे रोल मॉडल बना, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है अपने अंदर लाना, ना कि बच्चों के अंदर लेकर के आना। ठीक है ना? इसको बहुत बुरा मानते हैं वो। अगर आपने ये गलती से ये ऑप्शन टिक कर लिया कि अनुशासन का मतलब है बच्चों के अंदर लाना, तो वो बहुत गलत मानते हैं उस चीज़ को। क्लास का गुण कैसा है? क्लास का गुण है डेमोक्रेटिक। क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे। डेमोक्रेटिक, तुम भी बोलोगे मैं भी सुनूंगा, मैं भी बोलूँगा तुम भी सुनोगे, बल्कि तुम ही बोलोगे ज़्यादातर। मतलब एक्टिव लर्निंग को प्रमोशन देना। आप ध्यान रखना मेरी बातों का, ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे कह दी हैं। आप इसके बाद आगे चलिए। नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है? नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या ये है? तो इसको, यह नेतृत्व की प्रभावशीलता को प्रभावित नहीं करती। तो अब ये तो देखो एक अलग बात होगी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये अच्छी होगी या गलत होगी? पहले तो ये ढूंढ लो आप। अगर आपने ढूंढा कि ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो अब आप इसमें से जो ऑप्शन पॉजिटिव वाला है उसके बारे में बात कर सकते हो। ये प्रभावशील नहीं है, प्रभावशीलता को प्रभावित नहीं करती, तो ये तो नेगेटिव सेंस में जा रहा है। कठिन निर्णय लेने में बाधा पहुंचाती है। बाधा पहुंचाती है मतलब नेगेटिव। प्रोत्साहित करती है, भय और धमकी देने को प्रोत्साहित करती है। चौथा, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर बी ही बन रहा है। बी इसका सही आंसर है कि दूसरों से जुड़ने और सहानुभूति रखने में मदद करती है। तो यही आंसर देखो जी, इसका सही बन रहा है। उदाहरणों के द्वारा नेतृत्व करने का क्या कहते हैं? उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने को, तो इसका तो आंसर देखिए, उदाहरणों के द्वारा नेतृत्व करना जो है वो हो गया रोल मॉडल बना करके प्रेरित करना। यही इसका आंसर सबसे ज़्यादा समझ में आने वाला हो रहा है। नेतृत्व और प्रबंधक के में मुख्य अंतर क्या है? तो देखो, नेतृत्व और प्रबंधक में मुख्य अंतर तो मैंने आप लोगों को साफ कर रखा है पहले कि नेता दूरदृष्टि वाला होगा, प्रबंधक सूक्ष्म कार्यों, सूक्ष्म बातों के ऊपर ध्यान देगा। ठीक है ना? नेता आदमी के बारे में ज़्यादा ध्यान देगा, प्रबंधक कार्य के बारे में ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये देखो पहला ऑप्शन, नेता लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन प्रबंधक क्या करेगा? काम पर ध्यान करेगा। ठीक है ना? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस इसमें ठीक लगेंगे, लेकिन आपको मूल जो वहाँ पे थ्योरी में पढ़ाया हुआ है वहाँ से आपको आंसर ड्रॉ करके लेकर के आना है। ठीक है? प्रमाणिक नेतृत्व का मुख्य बिंदु क्या है? अब नेतृत्व, प्रमाणिक और प्रभावी, दो वर्ड पर आदि आपको। प्रभावी कब होगा, है ना? प्रभावी कब होगा? तो प्रभावी के लिए उसने कहा परिस्थिति जन्य, है ना? ये सब चीज़ें बोली उसने। प्रमाणिक का मतलब कब होगा? प्रमाणिक मतलब ये ऑथेंटिक नेता है। तो वो कब ऑथेंटिक होगा? देखो, जब विश्वास और पारदर्शिता के साथ काम करेगा भाई। ये बात भी आप देखो, इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको आप अच्छा ऑप्शन मारेंगे। और शक्ति व नेतृत्व के बीच में अंतर करने वाला कारक क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी इन्होंने। शक्ति और नेतृत्व के बीच में अंतर करने वाला कारक क्या है? तो इसके अंदर कारक कौन सा है? लक्ष्य की अनुकूलता, जो इसमें डी ऑप्शन दे रखा है, यही इसका सही आंसर है। आप लोग पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।